नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके दौर से आप गुजर रहे हैं, डेट इज किशोरावस्था, टीनेजर जिसको बोलते हैं। तो चूंकि आप इस दौर से गुजर रहे हैं, इसके साथ में निकल रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें से हम निकल रहे हैं और ये हमारे साथ में होती रहती है। तो किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है और इसमें हर चीज चरम सीमा पर होती है। संवेग चरम सीमा पर होते हैं, उत्साह चरम सीमा पर होता है, कल्पना चरम सीमा पर होती है, शारीरिक विकास जो होता है वह भी चरम सीमा पर होता है। यानी कि हर चीज ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको अगर वैज्ञानिकों की तरह से देखा जाए तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, पूर्व बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक अवस्था भी कहेंगे। जब किशोरावस्था का प्रारंभ हो रहा होता है तो उसे हम बोलेंगे प्रारंभिक अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था। जब इस किशोरावस्था का खत्म होने जाती है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। अब जब हम गर्ल्स और बॉयज़ की बात करते हैं, दोनों में अलग अलग डिवीज़न करते हैं, तब गर्ल्स में 13 साल से 16 साल तक की उम्र में पूर्व किशोरावस्था की स्टेज होती है और बॉयज़ में 14 साल से 17 साल की उम्र में पूर्व किशोरावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था की स्टेज होती है। वहीं उत्तर किशोरावस्था गर्ल्स में 16 से 20 वर्ष और बॉयज़ में 17 से 21 वर्ष तक की होती है। यानी कि गर्ल्स में जो किशोरावस्था की स्टेज होती है वह थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बॉयज़ में उसके पीछे पीछे स्टार्ट होती है। किशोरावस्था ऐसी स्टेज होती है जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं इसलिए हमें भी पता है ये बात। ये स्टेज में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी होता है। शरीर जो होता है उसमें ऊर्जा की इतना ज़्यादा होता है कि और ऊर्जा ज़्यादा होती है, कल्पना ज़्यादा होती है, प्लानिंग ज़्यादा होती है, सब इतनी ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि हम जल्दी से सब कुछ पा सकते हैं। परंतु कुछ उनकी विशेषताएं भी होती हैं। तो किशोरावस्था की विशेषताओं में पहले हम प्रारंभिक किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था की विशेषताएं। ये बॉयज़ और गर्ल्स में केवल एज का डिफरेंस होता है, बाकी तो उनमें कुछ कुछ ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। सबसे प्रथम है कि यह बदलाव का समय है। बदलाव किस चीज़ का होता है? सबसे प्रथम स्टेज में यह बताया जाता है कि इसके अंदर शारीरिक बदलाव होता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो होता है जीवन चक्र की स्टेज होती है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है शारीरिक में। बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर होने की तरफ बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे मैच्योर होते हैं। शारीरिक में जो बॉयज़ की जो आवाज़ है वह पहले तिखी होती है, उसके बाद में उनकी आवाज़ मोटी होने लग जाती है। गर्ल्स की आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। गर्ल्स में शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर जो संवेग होते हैं वह भी बहुत उथल पुथल होते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। लंबाई बढ़नी सबसे ज़्यादा इस स्टेज में होती है। वेट बढ़ना सबसे ज़्यादा इस स्टेज में होता है। बॉयज़ के जो दाढ़ी मूछे आना इस स्टेज में चालू हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि चालू हो, पूरी तरह परिपक्व होते हैं। परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा इस स्टेज में होते हैं। गर्ल्स में और बॉयज़ की दोनों की बात करते हैं, दोनों में शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा इस समय होते हैं। यह बदलाव की स्टार्टिंग स्टेज है। बदलाव की स्टार्टिंग स्टेज है। बदलाव इस समय से शुरू हो जाता है। यह स्तर दुविधाजनक होता है। आप बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ खेलिए। जब टीनेजर्स जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज में जो होते हैं वो बच्चों के साथ खेलते तो बोलते हैं तुम बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हो। मतलब ये बड़ी दुविधाजनक स्टेज होती है कि ना आप बच्चे रहते हैं ना आप बड़ों की कैटेगरी में आते हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। बड़ों के साथ में रहेंगे तो कहेंगे कि आप क्या बड़ों की बातें सुन रहे हैं, बच्चों के साथ में रहेंगे तो क्या बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। तो ये स्टेज बड़ी दुविधाजनक होती है कि हमें करना क्या है।
हम क्या करें, हम इधर रहें या हम इधर रहें या हमारा कौन सा पथ करें। हर बात पे बच्चों को, क्योंकि संवेगों में बहुत सारा परिवर्तन होता है, तो शारीरिक रूप से बहुत परिवर्तन होता है, तो ये स्तर बहुत दुविधाजनक होता है कि हमें करना क्या है। बच्चे के अंदर स्वयं में भी ये परिवर्तन आता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे इस तरफ रहना है, इस तरफ रहना है, या मैं की जो भावना होती है वो क्या होती है, क्या करना चाहता है बच्चा, उसे भी यह चीज़ समझ में नहीं आती है। और यही स्टेज होती है जब बच्चे अपना सब्जेक्ट चुनते हैं। 10th 11th 12th में आ जाते हैं बच्चे, और उनको अपना करियर चुनना होता है, सब्जेक्ट चुनना होता है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो साइंस की तरफ ले, आर्ट्स की तरफ ले, कॉमर्स की तरफ ले, क्या सब्जेक्ट चुने, क्या उनका करियर बनाना है, उन्हें किस दिशा की तरफ जाना है, उनका जीवन का क्या होगा, क्योंकि वो जीवन को अब समझना चालू करते हैं। क्योंकि वो जीवन को अब समझना चालू करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना होता है, और वो बड़ी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। क्या सब्जेक्ट लेना है, टीचर्स कहेंगे ये सब्जेक्ट लीजिए, खुद का मन होगा कुछ और सब्जेक्ट लेने का, पेरेंट्स का प्रेशर कुछ और होगा, कोई फ्रेंड कुछ और कह रहा होगा। तो ये जब चारों तरफ से जब अलग अलग आ जाते हैं, जवाब आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा ही दुविधाजनक की स्थिति हो जाती है। और ये तो हमने एग्जाम्पल लिया आपको केवल सब्जेक्ट चुनने का, इसके अलावा भी बहुत सारी दुविधाएं, छोटी दुविधाएं उनके जीवन में उस समय होती हैं। संवेगों की तीव्रता का समय होता है, गुस्सा बहुत चरम सीमा पर होगा, अगर किसी पे स्नेह आएगा तो बहुत चरम सीमा पर होगा। हर चीज चरम सीमा पर होती है, हर संवेग होता है, चाहे वो पॉजिटिव संवेग हो चाहे वो नेगेटिव संवेग हो, वो संवेग क्या होगा, अपने चरम पर होता है, बहुत ज़्यादा संवेग होता है। गुस्सा आएगा यदि इस समय बच्चे को, तो बच्चा इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को किसी पे स्नेह आएगा तो वो उसको अपना असीम स्नेह प्रदर्शित करेगा, उसको उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये स्नेह किसी पे भी आ सकता है, आपने चाहे किसी फ्रेंड पे भी आ सकता है, या किसी छोटे भाई बहन पे भी आ सकता है, किसी पे भी स्नेह आ जाता है। तो इस समय संवेग जो होते हैं वो अपने तीव्रता के ऊपर होते हैं, और संवेग तीव्रता पे होते हैं क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनका सीक्रेशंस जो होता है वह समय ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे इस समय शारीरिक परिवर्तन की स्टेज होती है, शरीर में परिवर्तन आना होता है, शरीर के अंदर को नया रूप में लेके आना होता है। चूँकि शरीर परिवर्तित हो रहा होता है तो ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट जो सीक्रेशंस ज़्यादा करते हैं, और सीक्रेशंस ज़्यादा करते हैं तो संवेग भी तीव्र होते हैं। इसमें अस्थिरता पाई जाती है, बिल्कुल आपने भी देखा होगा, अभी लगता है हम ये कर लेते हैं, अभी लगता है हम ये कर लेते हैं, कभी लगता है कि हम साइंस ले लेंगे, साइंस लेके हम ये इस तरफ डायरेक्शन में जाएंगे, फिर लगता है नहीं हमें साइंस नहीं लेनी, हमें आर्ट्स लेनी है। पल में ये लगता है कि हम हमारे फ्रेंड के पास जाएंगे, पल में ही वही जो फ्रेंड के लिए आप जाने के लिए आप तीव्र हो रहे थे, जाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे, उसी फ्रेंड से आप में बुराइयां नजर आने लग जाती है, उसी फ्रेंड के पास आप जाने के लिए मना कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये अस्थिरता होती है, हाँ हमें ये करना है या हमें नहीं करना है। बड़ा ही जो बच्चा होता है पूर्व बाल्यावस्था में, बड़ा ही कन्फ्यूजन इसकी स्टेज में होता है, मुझे पढ़ाई अभी करनी है, मुझे पढ़ाई थोड़ी देर बाद करनी है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है। वही अपने डिसीजन जो मेकिंग पावर होती है इस समय बच्चे की, वो थोड़ी बहुत कम जोर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके संवेग स्थिर नहीं होते हैं, और संवेग स्थिर नहीं होते हैं क्योंकि ग्लैंड्स का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होना होता है। युवा किशोर नाखुश होता है, बिल्कुल हर चीज़ से अपसेट होता है। क्यों अपसेट होता है, पेरेंट्स कहेंगे आप बड़ों में मत बैठिए, आप बच्चों के साथ में मत बैठिए, तो बड़ा ही कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है तो वो नाखुश ही रहेगा, वो अपने आप से प्रसन्न नहीं रहेगा। मुझे ऐसा करना है, हाँ करना है, मुझे ऐसा करना है, नहीं करना है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में वो टोटली अपसेट हो जाता है, समझ में नहीं आता है, हताश कई बार हो जाता है। हताश के साथ में जितना हताश होता है उतना ही उत्साहित भी हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हताश ही रहेगा बच्चा, जितना हताश होगा उतना ही उत्साहित भी रहता है। पर जनरली देखा गया है कि जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत नाखुश रहते हैं। युवा किशोर के पास में कई तरह की समस्याएं आती हैं, छोटी समस्या बड़ी समस्या, और उसको अपनी हर समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी महसूस होती है। उसे क्या सब्जेक्ट लेना है, उसे क्या ड्रेस पहननी है, क्योंकि वो दूसरे लिंग की तरफ आकर्षित होने लग जाता है इस समय। तो उसको लगता है कि मैं क्या पहनूं जिससे मैं सबसे खूबसूरत लगूं, मैं क्या पहनूं जिससे मेरे को पीयर ग्रुप मेरे पे अप्रिशिएट करें। उसके पास
छोटी 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 समस्याओं का पहाड़ होता है, और जो छोटी छोटी समस्याओं का जो पहाड़ होता है वो बढ़ के इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि उसके पास केवल और केवल समस्याएं रह जाती हैं, और उनका नो डाउट उनका सॉल्यूशन भी होता है उसके पास में, परंतु उसके पास समस्याएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती है। वो चाहता है जो युवा किशोर होता है कि वो चाहता है कि वह बड़ों के जैसा भी रहे, वो चाहता है कि वो तभी छोटा बच्चा है, बच्चों के साथ में भी खेले, तो बच्चों के साथ में भी खेलना चाहता है और बड़ों के जैसा व्यवहार भी करना चाहता है। तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करना चाहता है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग रोल होता है इस समय, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग रोल होता है कि बड़ों के साथ में रहे कि छोटों के साथ में रहे, तो अपने आप से स्वयं से नाखुश रहता है और उसके साथ में उसकी बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तर किशोरावस्था की। उत्तर किशोरावस्था में जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसकी दो गर्ल्स की होती हैं 16 से 20 तक, और बॉयज़ की होती है 17 से 21 तक की स्टेज होती है। यह स्टेज ऐसी होती है कि जब परिवर्तन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। हम ये नहीं कह रहे थे कि जो आपका विकास है वो पूर्ण हो चुका था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए इसमें स्थिरता की वृद्धि हो जाती है। सब्जेक्ट चुन लिए जाते हैं, बच्चे को पता होने लग जाता है कि हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे इस तरीके का बिहेवियर करना है, सामाजिक बिहेवियर मेरा इस तरीके का होना चाहिए, नैतिक बिहेवियर मेरा इस तरीके का होना चाहिए। बच्चे में यह चीज़ की समझ आ जाती है, जैसे ही बच्चे में इन चीज़ की समझ आ जाती है उसके संवेग क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और वह स्थिरता की तरफ वृद्धि करता है। जब हम पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो हमने ये बताया था आपको कि पूर्व किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाती, समस्याओं का बच्चों के पास में पहाड़ होता है, जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल समस्याएं नहीं लगती, पर बच्चों को बहुत बड़ी समस्याएं लगती हैं। अब बच्चे को समझ में आने लग जाता है उत्तर बाल्यावस्था में कि ये समस्या बहुत क्षीण है, बहुत छोटी है, बहुत कमज़ोर है, तो उसे उस समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती है, उन समस्याओं से जूझने की उसे हिम्मत मिल जाती है। उसे समस्या क्या है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हो से अल्टरनेटिव का, उसको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनने का तरीका मिल जाता है और उसके ऊपर फॉलो करने का तरीका मिल जाता है। यानी कि उसे जो भी समस्या होती है उसे सुलझाने का तरीका मिल जाता है, उसे सुलझाना आ जाता है। क्योंकि उसे सुलझाना आ जाता है तो स्वयं में बहुत सारी हिम्मत आ जाती है कि हाँ मैं ये समस्या आएगी तो मैं इस समस्या को इस तरीके से हल कर लूँगा, क्योंकि उसके में मानसिक शांति होने लग जाती है, संवेगात्मक रूप से शांत हो जाता है। क्योंकि परिवर्तन जो होते हैं वो इस समय तक मैक्सिमम परिवर्तन शरीर के अंदर हो जाते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन की, 20 साल तक या 21 साल तक बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट सारे शारीरिक परिवर्तन जो होने होते हैं वह हो जाते हैं। उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होने होते हैं वो रिप्रोडक्टिव चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं, बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में। ठीक है, अब चूंकि उसमें सारे के सारे चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो ग्लैंड्स सीक्रेशंस करती हैं हार्मोन्स का, वह ग्लैंड्स भी एक अपना रूटीन में सेट हो जाती हैं। बॉडी सेट हो गई है ना, शारीरिक परिवर्तन कंप्लीट हो गए, सामाजिक परिवर्तन कंप्लीट हो गए, तो जो संवेग होते हैं बच्चों के वह भी स्थिरता की ओर चले जाते हैं। उसका जो गुस्सा होता है वह नॉर्मलाइज हो जाता है, उसका जो स्नेह होता है वह नॉर्मलाइज होता है। जितने भी तरह के संवेग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के संवेग, वो क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होने चले जाते हैं और वह संवेगात्मक रूप से कंपैरेटिवली शांत हो जाता है। वास्तविकता की ओर झुकाव। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा कल्पना में बहुत रहता है, उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ आंख बंद करी और उसने सोचा इस तरीके से होने वाला है, कल्पना में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, या कल्पना में जगह जगह वह विचरण करने लग जाता है और कल्पना में विपरीत लिंग के साथ में वह घूमने लग जाता है। इस तरह की कल्पनाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उन्हीं कल्पनाओं में विराम लग जाता है, क्योंकि बच्चा यह समझने लग जाता है कि यह मेरी कल्पना थी और वास्तविक धरातल पर इस तरीके से होता है। वास्तविक धरातल वह समझने लग जाता है, तो उसका कल्पना से झुकाव हट जाता है और वो किस तरफ झुकाव बढ़ जाता है, उसका वास्तविकता की ओर उसका झुकाव चालू हो जाता है। यानी उत्तर किशोरावस्था में बच्चा वास्तविकता की ओर जाने लग जाता है, जिंदगी की सच्चाई जान जाता है और सच्चाई की तरफ चलने लग जाता है। कल्पना से वो थोड़ा सा हट जाता है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कल्पना से हट जाता है, कल्पना हमारे में भी अभी तक भी हम भी कल्पनाएं करते हैं, परंतु फिर भी वास्तविकता की धरातल पे आके वह कल्पना कर सकता है। बड़ों का अनुकरण।
अब बच्चा क्या होता है कि वो बच्चे को बच्चा समझने लग जाता है, बड़ों को बड़ा समझने लग जाता है, और वह चाहता है इस स्टेज पे आके कि उसे बड़ा समझा जाए, वह अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से उनको उसको बड़ों की कैटेगरी में लाके रखा जाए, इसलिए वह बड़े जैसा कहते हैं, बड़े जैसा करते हैं, बड़ों का व्यवहार जैसा होता है उनका अनुकरण करने लग जाता है। कपड़े पहनने का तरीका बड़ों के जैसे हो जाता है, खाने पीने का तरीका बड़ों के जैसा हो जाता है, बोलने का तरीका बड़ों के जैसा हो जाता है, व्यवहार जो होता है वह बड़ों अपने बड़ों के तरीके से हो जाता है। मतलब जैसा जैसा बड़े करते हैं उसे लगता है उसे भी उस तरीके का बिहेवियर अपने अंदर ले लेना चाहिए, अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे उसके बड़े करेंगे उसको भी अल्टीमेटली वैसा ही करना पड़ेगा। ये इसकी वास्तविकता होती है, और उस वास्तविकता को मान के, इस सच्चाई को वह जान के बड़ों का अनुकरण करने लग जाता है। तो बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ऐसी स्टेज होती है जिसमें टोटल शरीर के अंदर, मन के अंदर, मानसिक रूप से हर तरीके से परिवर्तन होता है। यह बहुत एक बड़ी चैलेंजिंग स्टेज होती है। हम ये कहते हैं ये स्टेज ऐसी होती है कि ज़िंदगी में वापस लौट के कभी भी नहीं आती। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज होती है, ये बहुत ही उत्साहित स्टेज होती है, ये बहुत ही इमोशनल स्टेज होती है। हर तरीके से हर चीज़ इसके अंदर होती है, वो चरम सीमा पर होती है। परंतु इस स्टेज की कई समस्याएं भी होती हैं। उन समस्याओं को सोच समझ के, संवेगात्मक रूप से कंट्रोल करके ही आप किशोरावस्था को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किशोरावस्था में क्या क्या विरोधाभास होता है और उसका समन्वय क्या कर सकते हैं हम, उसके साथ में एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं। क्योंकि किशोरावस्था ऐसी स्टेज होती है जो हर व्यक्ति की लाइफ में आती ही आती है, और उसे हर बार विरोध का सामना करना ही पड़ता है। तो क्या विरोध होते हैं, और जो विरोध होते हैं वो बड़े जनरलाइज होते हैं, तो उन विरोध को कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहला होता है कि चूंकि बच्चों में परिपक्वता का अभाव होता है, मैच्योरेशन कम होता है, समझदारी कम होती है, तो उन्हें उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता है। अब बच्चे को ये लगने लग जाता है कि मुझे उत्तरदायित्व नहीं मिल रहा, मुझे किसी भी काबिल समझ में नहीं लिया जा रहा है, मेरी काबिलता का पर शक किया जा रहा है, और पेरेंट्स का या समाज का ये मानना होता है वह इस तरह से परिपक्व नहीं है। स्पेशली जब हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था में यह चीज़ बहुत चरम सीमा पर होती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि परिपक्वता का तो उनमें अभाव होता है, उनमें इतना सोचने समझने की ताकत नहीं होती है, परंतु शारीरिक परिवर्तन, ग्लैंड्स के परिवर्तन के कारण वो उन्हें लगने लग जाता है कि उन्हें उत्तरदायित्व नहीं मिलता है। और सही बात भी है, उन्हें उत्तरदायित्व ज़्यादा नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सब सोचने समझने की शक्ति उनमें कम होती है। तो एक बड़ा ही विरोधाभास उसमें हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं। ये समाज के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में यह एक विरोधाभास उसके मन में चलता ही रहता है। बच्चा जो होता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं होता है, वो इतना समझदार नहीं होता है, तो वो सोचता है कि जो वो बोल रहा है वही सब सच है, बाकी जो सामने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है, या उसकी बातों के पीछे कोई तर्क नहीं है, वह जो कह रहा है वही सही है, वह 100% सही है। सामने वाला जो बोला जा रहा है, सामने जो कह रहा है, वह सामने वाला तो मूर्ख है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बच्चे के मन में आता है। तो ये और जो समाज है उसे ये पता होता है, या जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं उन्हें पता होता है कि हाँ, बच्चा इस लिमिट तक सही बोल रहा है और इस लिमिट के बाद में बच्चा गलत है, या बच्चे को इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो बच्चा 100% स्वयं को सही और सच्चा साबित करता है, और जो समाज है उसे सच्चाई का आईना पता होता है, और बच्चा उस आईने को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा होता है, और यही एक विरोध का कारण होता है। नेक्स्ट में आता है कि बच्चा हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, साइंस के दृष्टिकोण से देखता है। ग्रहण लगा तो ग्रहण में मंदिर के कपाट क्यों बंद हुए,
ग्रहण लगा तो हमने खाना पीना क्यों बंद कर दिया, हमने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया। ग्रहण तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो चाहे वो मून एक्लिप्स हो, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके पीछे ये कारण होता है न कि हमारे रीति रिवाज, वह रीति रिवाजों को बिल्कुल तरीके से नेग्लेक्ट कर देता है, बिल्कुल तरीके से अवॉइड करने लग जाता है कि नहीं, मेरा जो सोचना है कि यह एक साइंटिफिक रीजन है और साइंटिफिक रीजन को ही मानना चाहिए, ये अपनी बात को 100% सही मानता है। रीति रिवाज की तरफ से उसका थोड़ा बहुत वो हट जाता है, उसको मानने के लिए इनकार कर देता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होती है, जो चीज़ होती है उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। क्योंकि जब वो रीति रिवाज की तरफ विरोध करेगा तो बट ऑब्वियस वो विरोध का कारण तो बनेगा ही बनेगा। इसमें सबसे बड़ा विरोध जो होता है वो होता है अनुशासन का। बच्चे को चाहिए होती पूरी तरह स्वतंत्रता, क्योंकि कल्पना भी चरम सीमा पर है, शारीरिक परिवर्तन भी चरम सीमा पर है, हर चीज ऊपर की तरफ होती है, पीक पे होती है इस समय हर चीज। क्योंकि हर चीज पीक पे होती है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अनुशासन में रहे, ताकि वह ताउम्र अनुशासन में ही रहे, ताउम्र उसकी जिंदगी मेंटेन रहे। अब बच्चा क्योंकि उसके संवेग होते हैं तो वह अनुशासन का कड़ा विरोध करता है कि मुझे ऐसा अनुशासन नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करके क्या करना है, मुझे बिजनेस करना है। पर बिजनेस करने के लिए भी कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे पेरेंट्स के द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कड़े अनुशासन में रखा जाता है और बच्चा उस अनुशासन का विरोध करना चालू कर देता है, चाहे वो समाज से हो चाहे वो स्कूल से हो। स्कूल में भी आप लोग ने देखा होगा, जब टीनेजर्स आती है, 11th-12th के बच्चे आते हैं, उसमें उतना अनुशासन नहीं रहता है जो 4th, 5th, 6th के बच्चों में अनुशासन रहता है। वह अनुशासन का क्या करता है, विरोध करना चालू कर देते हैं। आत्मनिर्भरता पाना चाहते हैं, मैच्योरिटी है नहीं, परंतु क्या बच्चे पसंद करते हैं, आत्मनिर्भर, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। बच्चे किसी के और पर डिपेंड करना नहीं चाहते हैं। अब स्पेशली हम बात करते हैं जब बच्चे ट्यूशन्स की बारे में जाते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है, कहीं कोचिंग करने जा रहा है, तो पेरेंट्स उसको छोड़कर आए या अपना कोई ऑटो कर लें। बच्चा ये चाहेगा कि मैं अपना काम स्वयं करूं, ऑटो करना होगा मैं स्वयं लेके चला जाऊंगा। बच्चों को लगता है कि ही और शी इज़ वेरी कैपेबल, वो बाहर जाएगा, ऑटो को बुलाएगा और ऑटो से वो करके लेगा। पर ऑटो के पीछे क्या इफ्स एंड बट्स हैं उसको नहीं समझ में आएगा। पेरेंट्स चाहेंगे कि पेरेंट्स के सामने हर काम करे बच्चा, और बच्चा चाहेगा कि वह, चूंकि वो बड़ा हो चुका है और वह आत्मनिर्भर बन सकता है, तो वह अपना काम स्वयं करेंगे। इस बात पे बहुत बड़ा विरोधाभास चालू हो जाता है। तो किशोरावस्था में विरोधाभास के बहुत सारे कारण होते हैं। हर छोटी छोटी बातों के ऊपर पेरेंट्स का, समाज का, स्कूल में टीचर्स का, हर छात्र में सिबलिंग्स का, हर बात के अंदर विरोधाभास होता है। बच्चा चाहता है कि उसका काम उसके तरीके से हो, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो काम इस लिमिट में अपने तरीके से करे, और यह विरोधाभास बढ़ता बढ़ता चला ही जाता है। परंतु इस विरोधाभास को हम विराम दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे का अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बच्चे के साथ में सहानुभूति पर व्यवहार करके। बच्चा बहुत गुस्से में है, बच्चे के नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी हो जाती है। क्योंकि बच्चे में अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो पेरेंट्स को, समाज को, टीचर्स को ये चाहिए कि उसकी अनस्टेबिलिटी की स्टेज को समझे। क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस स्टेज को समझें, उसके पर क्रोध का व्यवहार ना करके उसके साथ में सहानुभूति का व्यवहार करें कि हाँ, यह ऐसा होता है, बच्चा ऐसा सोचता है कि वह 100% सही है, परंतु उसे बताना चाहिए, सहानुभूति तरीके से बताना चाहिए कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं वह सही है। पहले तो उसे ये बोलना चाहिए आप जो कह रहे हैं वह सही है, ताकि उसे दिल दिमाग पे आ जाए कि हाँ, मैं जो कह दिया वो सही है। उसके बाद उसे इफ्स एंड बट्स, डू एंड डोंट्स का के बारे में सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। जब सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बच्चे को समझाया जाता है, तब बच्चा का व्यक्तित्व निखर के आता है, उसकी समस्याएं अपने आप सुलझती जाती हैं।
आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता देकर। कई बार क्या होता है इस स्टेज में पेरेंट्स बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखते हैं। जहाँ जाना है पेरेंट्स के साथ में जाएंगे, कहीं दोस्त आएगा तो पेरेंट्स के सामने बैठ के बातचीत करेंगे, तो कहीं उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लिमिट में बच्चे को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। लिमिट में बच्चे को बाहर भेजना भी आवश्यक है। लिमिट में बच्चे को पीयर ग्रुप के साथ बात कराना भी आवश्यक है। लिमिट में बच्चे को खिलाना भी आवश्यक है। यानी उसे स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, उसका मॉरल का विकास होगा, वो अपना समाजीकरण स्वयं कर पाएगा। एक लिमिट तक बच्चे को हमेशा स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस समय स्टेज में होता है कि जो बच्चा होता है वो समझ में नहीं आता है कि उसे आगे जाके क्या करना होता है। ड्राइंग एंड पेंटिंग भी उसकी अच्छी है, उसकी साइंस भी अच्छी है, उसकी मैथ्स भी अच्छी है, तो बच्चा बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है कि मुझे करना क्या है, मैं ये कर पाऊंगा। या जो पीयर ग्रुप होता है वो सब साइंस ले रहा है परंतु बच्चे की कैपेसिटी नहीं है आर्ट्स लेने की, साइंस लेने की, सॉरी। तो बच्चे को बताना चाहिए कि ठीक है आपका पीयर ग्रुप साइंस लेने को तैयार है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप आर्ट्स लीजिए। तो बच्चे को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका पथ प्रदर्शन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे बच्चे का पथ प्रदर्शन करते हैं उसकी जीवन में स्टेबिलिटी का उसे समझ में आने लग जाता है कि हाँ इस तरीके से कार्य करके मैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकता हूँ। तो बच्चा अगर स्टेबिलिटी लाएगा तो बच्चे की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका एडजस्टमेंट होने लग जाता है। यौन शिक्षा देखें, हिंदुस्तान में अक्सर अभी भी यही कहा जाता है कि यौन शिक्षा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, खुलेआम बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें हमें पर्दे में ही रखनी पड़ती है, हम मानते हैं इस बात को, परंतु अपूर्ण ज्ञान से जो मिल जाता है बच्चों को वो बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनके पे बच्चे अपूर्ण ज्ञान ले लेते हैं, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ज्ञान का न होना इतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना अपूर्ण ज्ञान का होना नुकसानदायक होता है। पूर्ण तरह से उनका ज्ञान नहीं होता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए, फादर को चाहिए कि अपने सन को, मदर को चाहिए कि अपने डॉटर को यौन शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी बताए, उन्हें बताए किस तरीके से क्या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, क्या डूज एंड डोंट्स, और हमारा शरीर कब शारीरिक रूप से इन सब के लिए मैच्योर हो जाता है, हमारे रीति रिवाज क्या कहते हैं यौन शिक्षा के बारे में, इसके बारे में एटलीस्ट पेरेंट्स को अपने बच्चों से क्लियर कट बात कर लेनी चाहिए। जब क्लियर कट बात हो जाती है तो उसकी जो समस्याएं आती हैं, वो जो सोचता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगा, बच्चा ने जो सोचा वो पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने बच्चों सोचा वो अपने बच्चों को बताया। तो जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्ञान बढ़ेगा और अपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। जो ज्ञान वह सोशल मीडिया से ले रहा है, जो उसको अज्ञानता दे रहा है, उससे वह मुक्त हो जाएगा। और जब उसमें समझ में बच्चे को ज्ञान बढ़ जाता है तो बच्चे की समस्याएं जो होती हैं वह पूर्ण रूप से मिट जाती हैं। बच्चे को धीरे धीरे उत्तरदायित्व देना, हम कई बार क्या होता है एक्सट्रीम केसेस होते हैं, दो एक्सट्रीम केस है। एक तो बच्चे को पूर्ण तरह कड़े प्रतिबंध में रखना और दूसरा एक्सट्रीम केस है बच्चे को पूरी तरह स्वतंत्रता देना। दोनों ही एक्सट्रीम है, एकदम से स्वतंत्रता दी जा रही है और एकदम से कड़े प्रतिबंध के अंदर बच्चे को रखा जा रहा है। स्वतंत्रता और कड़ा प्रतिबंध दोनों ही बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसे धीरे धीरे उत्तरदायित्व दें, एकदम से उत्तरदायित्व न दे के धीरे धीरे उत्तरदायित्व दें, धीरे धीरे उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहें, अनुशासन रखें, उत्तरदायित्व रहें और उत्तरदायित्व देके उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। गलती करने पर दंड न देके समझाना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि किशोरावस्था में बच्चे जब आ जाते हैं तो पेरेंट्स उन्हें कड़ा दंड देने लग जाते हैं क्योंकि हमें इन्हें कड़ा अनुशासन में रखना है। ये स्टेज ऐसी होती है जब बच्चा पूरी तरह बिगड़ने वाला होता है या बच्चा पूरी तरीके से संभल जाता है। तो पेरेंट्स चूंकि बिगड़ने वाला होता है, ऐसे मन में उनकी थिंकिंग बैठ जाती है, विचार बैठ जाता है, तो बच्चे को कड़े अनुशासन में रखते हैं और उसकी छोटी सी भी गलती पे उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्लान आउट कर लेते हैं या कड़ी से कड़ी सजा दे देते हैं। अब
चूंकि कड़ी से कड़ी सजा देते हैं तो किशोरावस्था में जो विरोधाभास होता है वह और बढ़ जाता है घटने की जगह, क्योंकि उसे सजा मिल रही है हर छुट्टी। वो देखता है, क्योंकि उसे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, वह देखता है कि जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके समाज में आसपास है, उनके जो सेम ग्रुप के बच्चे हैं एडोलेसेंट स्टेज पे वो भी आ रहे हैं, उन्हें सजा नहीं मिल रही है, गलती की इतनी कड़ी सजा नहीं मिल रही है, मुझे इतनी कड़ी सजा मिल रही है, तो बच्चा विरोधाभास की और बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब बच्चा गलती करे तो उसे दंड ना देके उसे अपने पास बैठ के समझाएं कि इसका नतीजा ये हो सकता है। जब बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, एहसास होने पे बच्चा गलती नहीं करता है। अगर बच्चे को सजा मिल जाएगी तो अपनी गलती को गलती ना मार के सजा को भी अपने ऊपर ले लिया जाएगा कि हाँ मेरे को सजा भी मिली, तो उसका विरोधाभास बढ़ जाता है ना। तो ये चाहिए पेरेंट्स को कि गलती करने पर, या टीचर्स को ये चाहिए, या समाज को ये चाहिए कि यदि बच्चे से किसी तरह की गलती हो जाए तो उस गलती को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ बच्चा है, बच्चे से गलती हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, आप और हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे से भी गलती हो सकती है, बच्चे ने गलती कर दी, इट्स ओके, पर गलती रिपीट ना हो, गलती का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बच्चे को किशोरावस्था में ये प्यार से बैठ के समझाना चाहिए बनिस्पत उसके कि उसे कड़ा से कड़ा दंड देनी चाहिए। तो बच्चों किशोरावस्था ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा अपने जीवन को की तरफ बढ़ जाता है, अपना जीवन की राह चुन लेता है। बच्चे को जो शुरू में जो विरोधाभास होते हैं उन विरोधाभास को कम होने लग जाते हैं, उसके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन होना शुरू होते हैं, अपनी चरम सीमा पर होते हैं और होने के पश्चात वह खत्म हो जाते हैं। लाइफ का ग्राफ जो होता है वह इस समय पीक पे होता है। तो हर तरह के चेंजेस होते हैं, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये चाहिए कि उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको देखें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड करें, नेगेटिव पॉइंट्स को समझा बुझा के, उसको एग्जाम्पल्स दे के उसको नीचे की तरफ करने की कोशिश करें, और जो पॉजिटिव पॉइंट का है उसको ग्राफ को ऊपर की तरफ करने की कोशिश करें।